हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और आज हम क्लास 10th के जो लोकतांत्रिक राजनीति का सेकंड बुक है उसके चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। तो लास्ट की क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है उसमें जो सरकार के जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो चलती है तो उसकी जो साझेदारी है वो किस तरह से होती है, जिसमें तीन चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, जिसमें कार्यपालिका था, विधानपालिका था और न्यायपालिका था। इन तीनों जो ऑर्गन होते हैं ये क्या अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और जो सत्ता होती है या जो आप कह सकते हो किसी पार्टी का रूल होता है या किसी देश में जो जो अलग अलग अंग होते हैं देश को चलाने के लिए, उनकी सभी की शक्तियाँ हैं वो अलग अलग होती है। जैसे न्यायपालिका के यानी जज जो जज होते हैं, मैजिस्ट्रेट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वकील होते हैं, ये इस तरह से। और जो कार्यपालिका होती है अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। और जो विधानपालिका जो MP MLA हैं ये होते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट के मंत्री है। इनको इनमें कह सकते हो कि अलग अलग बंटवारा है वो किया गया। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे इस चैप्टर में कि सत्ता की साझेदारी है वो क्यों जरूरी है और किस तरह से जो शक्तियां हैं उनका विकेंद्रीकृत है या उनको क्या अलग अलग करना है वो क्यों जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर सत्ता की साझेदारी। तो इसमें एग्जाम्पल है उससे स्टार्ट किया गया कि किसी देश में सत्ता की साझेदारी है वो क्यों आवश्यक है। यानी अलग अलग, जैसे आपको पहले से थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। जैसे सत्ता की साझेदारी, जैसे इंडिया के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि भारत में सत्ता की साझेदारी किस तरह से है, तो जैसे आप देखोगे कि केंद्र सरकार पर जो केंद्र सरकार है वो अलग सरकार है, फिर राज्य सरकार अलग तरीके से काम करती है, फिर जो पंचायत समितियां होती है या जो जिला परिषदें होती हैं ये क्या है अलग तरीके से काम करती है। तो इनकी सभी की शक्तियाँ हैं वो क्या अलग अलग दी गई है। यानी एक सरपंच की जो शक्तियाँ होती है वो अलग होती है और एक जो मुख्यमंत्री की शक्तियाँ होती है वो अलग होती है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ अलग होती है, केंद्र सरकार की शक्तियाँ अलग होती है, राज्य सरकार की शक्तियाँ वो अलग अलग होती है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान है उसमें क्या है जो अलग अलग देश के ऊपर जो रूल करते हैं, राज करते हैं, उनकी शक्तियों का बंटवारा है वो किया गया है। तो वो क्यों जरूरी हो सकता है, तो इन दो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। एक बेल्जियम कंट्री है और एक दूसरा है श्रीलंका का। तो पहले हम बेल्जियम के बारे में पढ़ते हैं। बेल्जियम यूरोप जो महाद्वीप है उसका एक कंट्री है, देश है, जिसकी कैपिटल ब्रुसेल्स है, जहाँ की पॉपुलेशन है वो हरियाणा से कम है, आधी के लगभग है। जैसे 1 करोड़ के लगभग वहाँ पॉपुलेशन पाई जाती है। ब्रुसेल वहाँ की राजधानी है। तो वहाँ जो जातीय समूह है यानी उन लोगों के जो अलग अलग जो सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा को मानने वाले हैं, वो वहाँ की जो सिचुएशन स्थिति है वो क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी है। यानी अलग अलग कल्चर के लोग हैं वो पाए जाते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में जो मैप दिया हुआ है उसमें अगर देखोगे जो बेल्जियम है, ये रफ मैप है बेल्जियम का, तो उसमें जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जैसे डच भाषा बोलने वाले, फ्रेंच भाषा बोलने वाले और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं वहाँ पाए जाते हैं। और उनमें क्या सभी में जो जातीय जो विविधता जाती है उसमें लिखा हुआ जाती है या एथनिक इसको बोलते हैं, यानी एक ऐसा समूह जो सांस्कृतिक रूप से या जो सामाजिक रूप से अपने आप को क्या दूसरों से अलग मानता है और उनकी जो विचारधारा है और उनके जो बिलीव्स हैं वो क्या होते हैं अलग होते हैं। और ये क्या है किसी देश की सीमाओं में नहीं बंधे हुए होते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा समूह जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या अलग हो, उनका जो पहनाव चाहे उनका जो खान पान हो ये अलग हो और वो क्या है जो किसी देश की जो सीमा है उसमें बंधे हुए नहीं होते। जैसे मैं कहता हूँ कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं तो उनकी हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे वो भारत में रह रहे हो, चाहे वो नेपाल में हो या चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो किसी भी देश में रहे हो, तो उनके जो क्या एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से आपस में क्या चाहे वो किसी भी देश में जुड़े हुए उनसे क्या जुड़े हुए रहते हैं। उनकी जो विचारधारा बिलीव्स है वो एक तरह के हैं होते हैं। ठीक है, तो यही सिचुएशन इनकी थी कि जो उनकी जातीय जो समूह थे वो अलग अलग थे। अब इस सिचुएशन से किसी कंट्री में अगर सत्ता अगर चल रही हो तो अगर अलग अलग विविधता उसमें पाई जाती है तो शासन है या जो सत्ता है उसमें क्या है जो सिचुएशन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है हो जाती है। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ जो बेल्जियम है कुल क्षेत्र में 59% है जो
59% है डच भाषा बोलने वाले थे और 40% लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे। अब सिचुएशन क्या हुई, अगर हम देखें मेनली अगर इस डायग्राम में तो देखेंगे कि जो अधिकतर जो लोग हैं वो डच भाषी बोलने वाले थे, पर यहाँ स्थिति कब उल्ट होगी कि वहाँ 40% जो लोग हैं फ्रेंच भाषा बोलते थे, उनकी जो समृद्धि है या उनके धन है, संपत्ति है, वो क्या थी, वो ज्यादा थी, फ्रेंच भाषा बोलने वालों की ज्यादा थी। इसलिए क्या करते थे, सत्ता पर या जो जितने भी कंट्रोल होता था कंट्री पर, इनका अधिक रहता था। तो ये बात डच वासियों को ये बात डच वासियों को है वो अच्छी नहीं लगती थी। वो कहते थे कि इनकी जनसंख्या कम है, ये इनकी संख्या कम है, ये बहुसंख्यक नहीं है, अल्पसंख्यक है, और फिर भी क्या है ये हमारे ऊपर राज करते हैं और हमारे देश को क्या चलाते हैं। तो ये चीज उनको क्या है अच्छी नहीं लग रही थी। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, उन दोनों जो समाज के लोग थे, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले और डच भाषा बोलने वाले थे, इनमें क्या हुआ, आपस में क्या मतभेद है, टकराव है वो बढ़ने लगे। और टकराव बढ़ने से क्या होता है, गृह युद्ध की जो स्थिति है वो पैदा हो सकती है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका क्या किया, एक सॉल्यूशन निकाला, सत्ता की साझेदारी, यानी उन्होंने इस चीज को क्या अवॉइड किया या उसको ठीक करने की है वो कोशिश की, जिसमें उन्होंने क्या किया, अलग अलग स्थितियां हैं वो पैदा की। इसको हम आगे बढ़ेंगे किस तरह से इन्होंने सत्ता की जो साझेदारी है वो की थी। तो उसके बाद ये समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह वहाँ सिचुएशन है वो क्रिटिकल थी। वहाँ हरियाणा जो है हमारे, इसका जो बेल्जियम का एरिया हरियाणा के एरिया से ही कम है, थोड़ा ज्यादा नहीं है, हरियाणा से कम ही है। दूसरा देश श्रीलंका। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, ठीक है, दक्षिण में स्थित है भारत के। यहाँ ये भी क्या, हरियाणा की जो जनसंख्या है उससे कम ही है। जैसे हरियाणा की जनसंख्या वो करीबन 2.5 करोड़ के लगभग है और वहाँ की जनसंख्या करीबन 2 करोड़ है। तो यहाँ भी क्या है, अलग अलग भाषाई समूह है वो पाए जाते थे। श्रीलंका में अधिकतर जो 74% है, 74% है, वो सिंहली भाषा बोलने वाले थे। सिंहली वाकी है, राजभाषा भी है, उसको वो बोलने वाले थे। और जो 18% लोग हैं वो तमिल थे। तमिल में दोनों ही थे, श्रीलंकाई जो मूल के यानी वहाँ के मूल निवासी श्रीलंका के जो तमिल भाषा बोलते थे, और कुछ भारतीय तमिल भी थे जो भारत उपनिवेशी काल में, यानी जब अंग्रेजों के टाइम में, जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था इंडिया, तो उस समय क्या किया, अंग्रेजों ने भारत से लोगों को तमिल यानी तमिलनाडु एरिया से क्या है उनको वहां से माइग्रेशन करवा के वहां पर चाय के जो बागान होते हैं वहां पर काम करवाने के लिए वो ले गए थे। बाद में क्या है वो वहीं पर सेटल्ड हो गए। तो अब यानी जो भारतीय मूल के जो लोग थे उनके जो वंश है वो क्या भारतीय तमिल है, वो वहां रहते हैं। और आजाद ये श्रीलंका का इंडिपेंडेंट है वो 1948 में हुआ था और यहाँ लोकतांत्रिक सरकार थी। फिर भी क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, जो दो भाषाएं थी श्रीलंका सिंहली और तमिल है, इसमें क्या मतभेद है वो पैदा हो गए थे। यहाँ सिचुएशन है वो और क्रिटिकल हो गई थी। और इस एरिया के जो दक्षिण आप देखोगे श्रीलंका के, तो मोस्टली जो श्रीलंकाई तमिल है या जो भारतीय तमिल है वो क्या मिडिल पार्ट में यहाँ रहते हैं, और जो श्रीलंकाई तमिल है यानी वहाँ के जो मूल निवासी है वो वहाँ के उत्तर और उत्तरी पूर्वी भाग में निवास करते हैं। ठीक है, तो ये है। अब उन्होंने क्या किया, इस चीज को लोकतांत्रिक सरकार होने के बाद ये जो भाषा है 74% बोलते थे, तो इन्होंने क्या किया, जो ज्यादा भाषी लोग हैं उनको है खुश करने के लिए, या ये सोचा कि हमारा प्रभुत्व रहे, हमारी जनसंख्या वो ज्यादा है, तो उन्होंने 1956 में 1956 में क्या है एक कानून बनाया जिसमें इन्होंने ये कहा कि हम बहुत सारे अधिकार देंगे उनको, किनको, जो सिंहली भाषा बोलते हैं। ठीक है, सिंहली भाषा को, और उसको क्या किया गया, तो पहली बात तो ये है कि वहाँ सिंहली भाषा को क्या कर दिया गया, वहाँ की राजभाषा को बना दिया गया। और दूसरा जो पॉइंट है कि जो नौकरियां होती है और जो कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटी होती है, उसमें एडमिशन के लिए और जो जॉब्स होती है उनमें क्या सिंहली भाषा बोलने वालों को क्या प्राथमिकता है वो दी जाती थी। इसके अलावा जो बौद्ध धर्म था वहां उसको क्या अधिक संरक्षण दिया गया। बौद्ध धर्म को संरक्षण कैसे दिया गया, क्योंकि सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे अधिकतर क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और जितने भी तमिल थे, और इसमें जो 18% है वो या तो क्या है मुस्लिम थे और या क्या है हिंदू धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, या तो मुस्लिम या हिंदू धर्म को मानने वाले थे। और इसमें 7% लगभग है, 7% ईसाई थे। ईसाई जो जनसंख्या थी
वहाँ 7% के लगभग थी। तो ये यहाँ की सिचुएशन है वो थी, ठीक है। और इन दोनों में क्या हुआ, जो सीली और तमिल भाषियों में क्या है, जो क्रिटिकल है वो सिचुएशन है वो हो गई थी, और जिसका आज तक सॉल्यूशन नहीं हो पाया। और इसमें जो सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई कि श्रीलंकाई तमिलों जो में है असंतोष है वो फैल गया। श्रीलंकाई तमिल यानी जो मुस्लिम भी थे और हिंदू थे, उनमें क्या असंतोष फैल गया और उन्होंने विरोध का रास्ता अपनाया। तो 1980 के लगभग इन्होंने जो उत्तरी पूर्वी एरिया था, जो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी, इन्होंने क्या किया कि इस तरह से तो क्या है, सीमी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या उनका प्रभुत्व रहेगा और उनकी क्या सत्ता में हिस्सेदारी है, या कहते हैं जैसे सरकार जब चलाते हैं तो उनकी हिस्सेदारी बिल्कुल भी नहीं होगी और जितने भी अधिकार उनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज से उभरने के लिए उन्होंने क्या किया, सरकार है वो बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए, बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल ग्रुप है, राजनीतिक पार्टी है वो बनाई, संगठन बनाए और उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध है वो 1980 तक चलता रहा। इससे क्या हुआ, दोनों जो भाषाई समूह है उनमें बहुत ज्यादा मतभेद पैदा हो गए और उस पर क्या हुआ, 1980 के बाद है जो गृह युद्ध की जो सिचुएशन है वो पैदा हो गई। अब ये गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध की डेफिनेशन है कि जब किसी देश में जो सरकार होती है, जो अभी चल रही होती है, उसके विरोध में अगर लोग इकट्ठा होकर विरोध करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई समुदाय जिसकी जनसंख्या है वो अधिक हो और वो दूसरे प्रकार जिसकी संख्या कम हो, उस पर क्या है, अगर अपना अधिकार जमाता है तो क्या होता है, उसमें झगड़े हैं वो आपस में हो जाते हैं, तो सरकार के खिलाफ क्या विरोध है वो शुरू हो जाते हैं। और इस सिचुएशन में ऐसे लगता है कि देश में क्या झगड़े हैं वो बढ़ गए, तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। यानी एक ही देश के अंदर अगर दो समुदाय के लोग हैं, एक जिनकी जनसंख्या ज्यादा है और एक जिनकी जनसंख्या कम है, वो आपस में क्या लड़ने लगे और या वो सरकार की नीतियों का विरोध किया, सरकार का हर स्तर पर विरोध करे, तो उसको कहेंगे गृह युद्ध। और ये क्या है 2009 तक चलता रहा। 2009 के बाद इसका अंत है वो हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं हम, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो बेल्जियम का है थोड़ा सा, और बेल्जियम में क्या किया गया 1950, यहाँ तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन तो आज तक नहीं हो पाया है, जो भाषाई आधार पर जिसे अधिकार दिए गए थे। अब भी सिचुएशन वैसी चल रही है और इसके ऊपर कई झगड़े भी चले थे और हमारे जो तमिल जैसे थे उससे नाराज भी थे कि भारतीय सरकार है वो जो श्रीलंका में तमिल रह रहे हैं उनकी मदद क्यों नहीं कर रही है। तो एक उसके ऊपर मूवी है, मद्रास कैफे है, शायद मद्रास कैफे, वो मूवी है, वो इसी जो सिचुएशन है, जो क्रिटिकल सिचुएशन हुई थी उस पर क्या बनी हुई है, उसका थोड़ा सा फोकस किया गया। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ उसके अंदर जो फैक्ट दिए गए वो सारे सही है, गलत भी हो सकते हैं, पर वो मूवी में मोस्टली इसी चीज को दिखाया गया है कि किस तरह जो भारतीय सरकार है और जो श्रीलंका की जो सरकार है उनके बीच में मतभेद हो गए। तो किस तरह से भारतीय जो तमिल थे और जो श्रीलंकाई तमिल थे उनके अंदर कौन सी सिचुएशन है वो क्रिएट हुई थी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आज तक नहीं हो पाया, पर इन्होंने क्या किया, इस चीज का सॉल्यूशन है वो निकाल लिया था 1950 से 1960 के बीच में। इसका इन्होंने क्या किया, समाधान निकाला। और क्या समाधान निकाला, इन्होंने सत्ता की साझेदारी कर दी, यानी सबको क्या कर दिए, जो डच भाषी थे उनको अधिकार दे दिए और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे उनको भी क्या अलग से अधिकार है वो दे दिए। और जिनका हम सत्ता की साझेदारी में डिस्कस करेंगे कि किस तरह दिए गए और ताकि क्या उनमें असंतोष है वो ना फैले। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं हम, आगे है इसमें कि किस तरह से सत्ता की साझेदारी है वो बेल्जियम में है वो अपनाई गई और उन्होंने कौन सा मॉडल है वो बेल्जियम मॉडल है वो निकाला। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। तो इसके मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने सत्ता की साझेदारी है वो की थी और किस तरह उन्होंने सॉल्यूशन निकाला था उसके लिए। तो इन्होंने
संविधान है उसमें 1970 में और 1993 में 1970 और 1993 में है संविधान में क्या 4 संशोधन किए। अपना जो उन्होंने संविधान लिखा और हाँ वहां पर वोटिंग होती थी लोकतांत्रिक सरकार थी, उसमें क्या 4 संशोधन किए, जिसमें उन्होंने क्या सत्ता की साझेदारी या शक्तियों को क्या कर दिया, उन्होंने बंटवारा है वो कर दिया था। जो पॉइंट से ताकि क्या वो लोग आपस में उनका मतभेद न हो, सभी क्या मिलजुल कर रहे और उनमें असंतोष पैदा ना हो, गृह युद्ध की स्थिति ना हो जाए, या फ्रेंच भाषा बोलने वाले ये ना सोचे कि जर्मन जो डच भाषा बोलने वाले हैं उनको ज्यादा अधिकार मिले, या डच भाषी जो अल्पसंख्यक थे उनको ये लगे कि जो फ्रेंच भाषी हैं उनको क्या अधिक अधिकार दिए गए हैं। तो इस तरह से क्या सबको क्या बराबर अधिकार वो दिए गए। और एक इसमें और आती है टर्म आपको बता देता हूँ मैं, जो आपको पता होनी चाहिए। उसमें एक लिखा हुआ बहुसंख्यावाद, बहुसंख्यावाद, और एक आपने सुना होगा अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक भी कह सकते हैं या अल्पसंख्यावाद। बहुसंख्यावाद क्या होता है और अल्पसंख्यकवाद क्या होता है। जैसे हमारे देश की बात कर लेते हैं, हमारे देश में बहुसंख्यक का धर्म की अगर बात करें कि भारत में बहुसंख्यकवाद कौन सा हिंदू धर्म के लोग हैं वो अधिकतर पाए जाते हैं, तो वो क्या हो गया बहुसंख्यकवाद है। अल्पसंख्यक कौन से हो गए, जिनकी जनसंख्या वो किसी देश में वो कम हो, तो वो कौन हो गए, जैसे ईसाई धर्म के लोग हैं वो क्या है भारत में अल्पसंख्यक है। ठीक है, तो ये चीज है। और यही अगर हम इसका एग्जाम्पल करें, ये इसको अगर समझे कि यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन थे, तमिल थे, और जो बहुसंख्यक है या बहुसंख्यावाद क्या है, जिनकी जनसंख्या किसी देश में ज्यादा हो तो ये बहुसंख्यक थे। सेम ही भाषा बोलने वाले श्रीलंका में बहुसंख्यक थे। ठीक है, और अगर बेल्जियम की अगर हम बात करें तो बेल्जियम में जो बहुसंख्यक है वो कौन से थे, डच भाषा बोलने वाले थे, और अल्पसंख्यक कौन थे, 40% जो भाषा बोलते थे वो कौन थे, डच भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक थे। ठीक है, ये 2 टर्म है, ये भी आप याद रखेंगे। एक उसमें बुक में दी हुई है जातीय की एथनिटी, वो आपको मैंने बता दी। गृह युद्ध क्या होता है वो भी आपको बता दी। तो 3 है वो डेफिनेशन इसमें हो गई है, और सत्ता की साझेदारी मैंने आपको बता दी। आगे हम डिस्कस करेंगे कि 4 संशोधन है वो कौन कौन से उसमें किए गए। तो सबसे पहला संशोधन है, उन्होंने क्या कर दिया, जो डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे, दोनों डच और फ्रेंच भाषा जो बोलने वालों के समान मंत्री पद है वो बना दिए। ठीक है, बना दिए। उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे और डच भाषा बोलने वाले थे उनके क्या कर दिए, बराबर मंत्री वो कर दिए थे। मान लेते जैसे वहां 100 मंत्री है वो चुने जाते हैं, मान लीजिए वहां पर जो चुनाव होते तो 100 मंत्री है वो चुने जाते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, 50 मंत्री है वो किसके होंगे, फ्रेंच भाषा बोलने डच भाषा बोलने वालों के, और 50 मंत्री है वो किसके होंगे, फ्रेंच भाषा बोलने वालों के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला संविधान में क्या संशोधन करके। ठीक है, उसके बाद आता है उन्होंने क्या किया, जो शक्तियों का बंटवारा है वो कर दिया। दूसरा क्या किया उन्होंने, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। उन्होंने क्या किया, शक्तियों का बंटवारा कर दिया। शक्तियां कैसे बांट दी, पहले ये नहीं था कि किसी सिर्फ फ्रेंच भाषा बोलने वाले की जिनकी सरकार थी, अब ये नहीं कर दिया कि जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं या जर्मन भाषा बोलने वाले हैं उन्हीं की क्या शक्तियां दी गई, उनमें क्या कर दिया बराबर है वो बांट दी गई। जिसमें जो केंद्र सरकार के अलावा केंद्र सरकार थी उसको शक्तियां दी गई कि केंद्र सरकार के पास शक्तियां करती है। जब मान लो किसी देश से लड़ाई हो जाती है तो निर्णय कौन लेता है, केंद्र सरकार कहती है कि हाँ हमला करना है, तो क्या वो शक्तियां अलग से केंद्र सरकार को दे दी। राज्य सरकार को दे दी शक्तियां, राज्य सरकार को जैसे राज्य में कोई फैक्ट्री लगानी है या राज्य में किसी कोई नहर निकालनी है, कोई सड़क निकालनी है, तो क्या कर दिया, राज्य सरकार को क्या शक्तियां दे दी। इस तरह से क्या शक्तियों को बंटवारा कर दिया। अब मान लीजिए कोई सड़क बना रहा है, राज्य कोई कह दिया यहाँ से यहाँ तक सड़क बनानी है, तो केंद्र सरकार क्या नहीं करेगा उसको कि आपको सड़क नहीं बनानी है, तो क्या कर दिया, सबको शक्तियों का बंटवारा कर दिया। तो इससे सिचुएशन क्या हुई कि दोनों जो क्षेत्र है या जो दोनों स्तर की सरकार है उनमें क्या मतभेद है वो खत्म हो गया, सत्ता की साझेदारी होगी
ठीक है। इसके अलावा तीसरा था जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स में डच भाषा बोलने वाले हैं उनकी जनसंख्या है वो कम थी, और जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं उनकी जनसंख्या है वो ज्यादा थी। जो उल्टा सिस्टम था वहाँ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 59% डच भाषा बोलने वाले थे, तो वहाँ ब्रुसेल्स में क्या था, वहाँ फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। 80% लोग हैं, जो ब्रुसेल्स वहाँ की कैपिटल है, तो वहाँ 80% लोग हैं वो क्या बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे, और 20% लोग हैं वो क्या बोलते थे, बाकी तो डच भाषा बोलते थे, ठीक है। तो ये वहां का सिनेरियो था। तो अगर हम देखते हैं कि ब्रुसेल्स वहां की जो कैपिटल थी, वहां पर जो अल्पसंख्यक लोग थे, अल्पसंख्यक आप समझ गए होंगे जिनकी जनसंख्या कम हो, उनकी संख्या वो कैपिटल में ज्यादा थी, और ये यहाँ पर क्या थे, बहुत ज्यादा समृद्ध थे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि फ्रेंच लोग हैं वो धन के मामले में, समृद्धि के मामले में क्या, जो डच लोग हैं उनसे क्या अधिक तेज थे, अधिक उनसे आगे थे, एडवांस थे। तो उनका ये निकाला गया, तो उसमें प्रतिनिधित्व क्या बराबर है वो रखा गया। फिर भी इनकी जनसंख्या ज्यादा होने के बावजूद भी क्या, इनका जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधित्व यानी उनके जो, मान लीजिए वहां से जो एमपी चुने जाते हैं या सरकार के मंत्री चुने जाते हैं, उनकी क्या किया गया, उनको बराबर रखा गया, प्रतिनिधित्व क्या रखा गया, बराबर रखा गया। कि ये नहीं है कि 80% इनकी जनसंख्या हुई तो इनके मंत्री ज्यादा होंगे, इनकी कम हुई, नहीं, इनके बराबर रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ ये सिचुएशन थी, ठीक है, पूरे देश में ये सिचुएशन थी, तो इसलिए उनका प्रतिनिधित्व वो बराबर रखा गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखेंगे ब्रुसेल्स का। आगे है लास्ट पॉइंट है इसका, कि उन्होंने क्या है, एक केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार बनाई, जिसको उन्होंने नाम दिया सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार उन्होंने बनाई। सामुदायिक सरकार में क्या था, जिसमें दोनों धर्म के जो दोनों भाषाई लोग हैं उनको क्या अलग अलग है वो अधिकार है वो दिए गए। जैसे डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले थे वो लोग क्या है, एक तीसरे लेवल की सरकार है, जो तीसरे स्तर की सरकार है। एक तो होगी जैसे केंद्र सरकार, अभी मैंने बताया केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार, और तीसरी थी सामुदायिक सरकार, ठीक है, तीसरी ये थी सामुदायिक सरकार। इसको तो क्या है, लोग है उस तरह से चुन सकते थे। इसको क्या, सिर्फ मान लो डच भाषा के लोग हैं वो अपने भाषा के लोगों को चुनेंगे, फिर फ्रेंच भाषा के लोग हैं अपने भाषा वालों को चुनेंगे, और जर्मन वाले अपने भाषा को। तो इस तरह से क्या है, भाषाई आधार पे भी एक तीसरी लेवल की सरकार आ गई। तो हमारे यहाँ पर भाषा के आधार पे कोई सरकार नहीं है, और बेल्जियम में क्या सामुदायिक सरकार है जो भाषा के आधार पे क्या बनी हुई। ये 4 संशोधन किए गए। अब इसमें क्या किया, सत्ता की साझेदारी कर दी, शक्तियों को बांट दिया गया। जो देश पे रूल करते कि किसके पास क्या पावर होगी उनको क्या बांट दिया गया। इस तरह से इन्होंने क्या कर दिया, सोल्यूशन निकाला गया। और तब से लेकर आज तक, जो मैंने आपको बताया था कि 1993 है, तब से लेकर आज तक वहां पर ना तो गृह युद्ध है, ना लोगों में असंतोष है, ठीक है, ना वो वहाँ लड़ाई की सिचुएशन है, ना लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनमें क्या बराबर है वो अधिकार उनको दिए गए। इसीलिए जो यूरोपीय संघ है उसका जो मुख्यालय है वो भी है ब्रुसेल्स में, ठीक है। यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय यूनियन जिसको बोलते हैं, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ब्रुसेल्स में, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आपको इतना। आगे देखते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका का मैंने आपको बता दिया, सॉरी ऑलमोस्ट हो गया श्रीलंका का। तो इन दोनों में अगर हम फर्क देखें कि बेल्जियम में और श्रीलंका में क्या फर्क था, जैसे मैंने आपको बता दिया कि श्रीलंका में आज तक है वो तमिल भाषाई जो श्रीलंकाई मूल की हो चाहे वो भारतीय मूल की हो, उनको अधिकार है वो नहीं दिए गए। तो इन्होंने ने क्या कर लिया, जो सत्ता के साझेदारी से क्या किया, जो समस्याएं थी वहां उसका क्या सॉल्यूशन निकाल लिया, सबको क्या बराबर है जो अधिकार है, ताकि लोगों के मन में कोई हीन भावना है वो पैदा ना हो। लोग है ये ना सोचे कि उनकी जनसंख्या कम है इसलिए कि उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, तो ये गलत है। अब इसमें ये भी आता है कि मान लीजिए जिनकी जनसंख्या ज्यादा है तो क्या अगर वो सत्ता किसी देश पे राज करती है तो क्या ये भी गलत है, तो ये भी गलत नहीं है। तो
अपने हिसाब से क्या हर एक देश का अलग अलग सिस्टम है। हमारे देश में इस तरह का बिल्कुल भी सिस्टम नहीं है। सरकारों की शक्तियां तो अलग अलग है राज्य सरकार, पर हमारे यहाँ शक्तियों को बंटवारा इस तरह से नहीं है जिस तरह से बेल्जियम में है। ठीक है, हमारे देश का जो सिस्टम है हम उसका भी एग्जाम्पल के द्वारा है वो पढ़ेंगे। इसके अलावा श्रीलंका में इसका बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ क्या है, जो बहुसंख्यक समुदाय है उन्होंने अपनी सत्ता है जो प्रभुत्व है आज भी कायम करके रखी है सैन्य भाषियों ने, और जो अधिकार अब तक क्या श्रीलंकाई तमिल है या जो भारतीय मूल के तमिल है उनको अधिकार अब तक नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ये सिचुएशन है। आगे देखते हैं हम इसके अंदर कि सत्ता की साझेदारी है वो क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी किसी कंट्री में क्यों जरूरी है, क्यों हमें सत्ता की साझेदारी चाहिए होती है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के लिए जो दो चीजें हैं, पहला तो ये है कि इससे शक्तियों का बंटवारा हो सकता है। ठीक है, और जो ग्रुप्स होते हैं उनमें क्या है आपस में टकराव है उसकी संभावना है वो कम हो जाती है। ठीक है, और जो मैंने अभी बताया आपको वही सही नहीं है। इसमें क्या होता है, सत्ता का बंटवारा हो जाता है। सत्ता का बंटवारा हो जाता है। सत्ता का बंटवारा होगा तो उससे क्या होगा, लोगों में हीन भावना नहीं आएगी। लोग ये नहीं सोचेंगे कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको अधिकार नहीं मिल रहे हैं, या उनके समाज के जो प्रतिनिधित्व है उनके धर्म के लोग हैं, उनके भाषा के लोग हैं, वो देश को नहीं चला रहे हैं, वो कानून नहीं बना रहे हैं। तो ये सिचुएशन है वो क्रिएट है वो हो जाती है। पहला तो ये है, और उसमें एक डेफिनेशन दी हुई है कि सत्ता की साझेदारी में एक तो होता है युक्तिपरक और एक होता है नैतिक तर्क। ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे हम आगे। इसमें जैसे सत्ता की साझेदारी है उसमें युक्तिपरक की जो डेफिनेशन है जिसमें ये कहा गया सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आंख में अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो किसी देश है उसको रन करना वो मुश्किल हो जाएगा, और लोग है वो बंट जाएंगे, एक दूसरे के धर्म के आधार पर क्या है वो बंट जाएंगे, भाषा के आधार पर क्या है वो बंट जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या उनको नैतिकता के आधार पर अगर बांट दिया जाए तो क्या कर दिया, जैसे बेल्जियम में किया गया तो वो क्या नैतिकता के आधार पर क्या उनको बांटा गया। तो नैतिक तरह कौन सा है कि लोगों में हीन भावना पैदा ना हो, लोग है वो देश का बंटवारा ना हो, तो सभी को बराबर अधिकार देते। तो ये तो है नैतिक तर्क। युक्तिपरक कौन सा है, युक्तिपरक में जो भी मैंने बताया आपको कि शक्तियों का बंटवारा वो कर दिया जाए। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा वो कर दिया जाए, अलग अलग जो समुदाय है उनको क्या शक्ति है वो दे दी जाए। ठीक है, इतना है। उसके बाद है एक थ्योरी है वो दी गई है, सॉरी एक स्टोरी वो दी गई है कि क्या ये सही है। मान लीजिए मैं नास्तिक हूं, ठीक है, मैं ना तो किसी धर्म को मानता, तो मान लीजिए उसमें एक स्टोरी दी गई उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। तो मान लीजिए किसी देश है उसमें धर्म के आधार पर क्या शक्तियों को बंटवारा किया गया है कि एक धर्म को क्या है अधिकार है वो दिए गए और फिर दूसरे धर्म को क्या है अधिकार दिए गए। ए धर्म को अधिकार दिए गए, बी धर्म को अधिकार दिए गए, और मैं ना तो ए को मानता ना बी को मानता हूँ। तो क्या मेरा भी अधिकार नहीं है कि मैं ऐसे व्यक्ति को चुनूं जो क्या है इन दोनों धर्मों को ना मानता हूँ या जो धर्म में विश्वास न करता हूँ। तो इस सिचुएशन में एक वहाँ स्टोरी दी गई है, उस स्टोरी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्ता की साझेदारी अगर धर्म के आधार पर कर दी जाए, भाषा के आधार पर कर दी जाए तो वो भी बिल्कुल फिट नहीं बैठती है लोकतांत्रिक देशों में, या वो भी बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो उसमें स्टोरी दी गई है लेबनान की। लेबनान जो कंट्री है उसमें एक लड़का है, उसकी स्टोरी दी गई है, खलील नाम का लड़का है, कि जब उसके माँ बाप है वो क्या है अलग अलग धर्म के हैं। उसके फादर है वो कैथोलिक रिलीजन या ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, और उसकी माँ है वो क्या है मुस्लिम है। ठीक है, यानी उसके फादर तो है ईसाई क्रिश्चियन और उसकी जो मदर है वो क्या मुस्लिम है। तो वहाँ पर है क्या लेबनान में एक्चुअल में शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया,
लेबनान में कुछ अलग ही सिस्टम है। स्टोरी दी गई है खलील की जो उलझन है उसमें ये कहा गया है कि जो बैरूत शहर है लेबनान का, बैरूत वहाँ की कैपिटल है लेबनान की, बैरूत लेबनान की कैपिटल बैरूत। वहाँ जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, संसद के जो मंत्री हैं और संसद का जो अध्यक्ष है उनका क्या बराबर है वो बांटा गया। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि जैसे उन्होंने क्या कर दिया, लेबनान के मंत्रियों ने उनके देश में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही थी तो उससे बचने के लिए गृह युद्ध की समाप्ति के लिए उन्होंने बैठ कर क्या अपने समुदाय के बीच में, यानी यहाँ भी क्या लेबनान में गृह युद्ध की सिचुएशन वो चल रही थी। गृह युद्ध यानी देश के लोग हैं जो बहुसंख्यक है या जो अल्पसंख्यक है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा थी, जिनकी कम थी, वो आपस में क्या लड़ रहे थे और जो सरकार के खिलाफ भी लड़ रहे थे, कई सारे सामाजिक जो संगठन थे। तो इस गृह युद्ध को क्या समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ भी क्या सत्ता का बंटवारा है किस बेसिस पे कर दिया, वो कर दिया समुदाय के आधार पे, धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे कर दिया सिर्फ। और बेल्जियम में किसके आधार पे किया गया था, भाषा के आधार पे। तो धर्म के आधार पे उन्होंने क्या कर दिया, सत्ता का बंटवारा कर दिया। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल है, जैसे उन्होंने क्या कर दिया, राष्ट्रपति को तो कह दिया कि वो होगा ईसाई धर्म के कैथोलिक का, और जो प्रधानमंत्री होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा। राष्ट्रपति तो कह दिया कि राष्ट्रपति वहां पर कौन से धर्म का होगा, जो कैथोलिक है, कैथोलिक ईसाई धर्म का एक वर्ग है, उसका होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री है वो शिया मुसलमान होगा। प्रधानमंत्री है वो शिया मुसलमान होगा। इसके अलावा जो उप प्रधानमंत्री है वो ईसाई होगा, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, सॉरी शिया सुन्नी है, सुन्नी मुसलमान धर्म के दो पार्ट है, शिया और सुन्नी। और जैसे ईसाई धर्म के कैथोलिक है और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, और जैसे आपने सुना होगा जैन धर्म के मानने वाले, एक हीनयान होता है, एक महायान होता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का योगा या जैन का है, और हाँ जैन धर्म का या हीनयान महायान। प्रधानमंत्री है वो सुन्नी धर्म का होगा। ठीक है, और इसके अलावा उप प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है वो ईसाई धर्म के, जो अभी मैंने बताया था, क्या नाम था, चलो बताता हूँ एक बार। और जो संसद का जो अध्यक्ष है, संसद अध्यक्ष है वो होगा शिया मुसलमान। ये बताता हूँ एक बार आपको प्रधानमंत्री क्या था इसमें। उप प्रधानमंत्री है ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, ये दोनों ईसाई धर्म है दोनों। ठीक है, ये दोनों ईसाई धर्म की पार्ट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जैसे हैं। ऑर्थोडॉक्स ईसाई है उसको किया गया। अब आप उसमें दिया हुआ खलील का, खलील की कहा गया है कि खलील एक ऐसा लड़का है जिसके फादर है वो कैथोलिक है और माँ है वो क्या शिया मुसलमान है। तो मान लो उसको चुनाव लड़ना हो या उसको अधिकार देने हो तो वो कौन से लेगा अधिकार, तो वो ना तो क्या है इस धर्म को मानता है, ना इस किसी धर्म को नहीं मानता है। तो उसके जो सामने उलझन आ गई है, तो उस पर हेडिंग अगर हम सोचते हैं कि क्या एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको अधिकार है वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कौन से अधिकार मिलेंगे उसको, अधिकार इसको भी देने चाहिए क्योंकि ये भी तो देश में रह रहा है। तो इसके जो नोट डाउन है आप अपने आप वो लिख सकते हैं, या जब हम क्लास में डिस्कस करेंगे तो अगर इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो डिबेट करेंगे आपस में बैठ कर, तब है इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं वो निकल के सामने आएंगे। अब इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिर्फ यहीं पर क्वेश्चन मार्क पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सत्ता का बंटवारा है धर्म के आधार पे। अगर मेरे से मेरा पर्सनल व्यू पूछा जाए
धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए वो लड़का जैसे खलील था, वो भी कह देता कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए उनके दादा है, परदादा है या उनके फैमिली मेंबर वो कहेंगे ऐसा नहीं होता, तो हमारा देश आज भी गृह युद्ध की स्थिति में। अगर लेबनान में सत्ता का बंटवारा नहीं होता तो हो सकता है कि आज भी वो कैथोलिक है, जो ऑर्थोडॉक्स जो ईसाई है, या जो शिया और सुन्नी मुसलमान है, वो आपस में लड़ते रहे। और उनका ये भी समझौता हुआ था, जैसे सीरिया में उन्होंने कहा था कि सीरिया में आप विलय की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है, जो मुसलमान थे उनको कहा गया था। तो वो देश है वो आज जो है वो सही चल रहा है। अगर वहाँ पर सिचुएशन उन्होंने कहा कि अगर कर दी जाए ठीक है, या इसको हटा दिया जाए, तो वो दोबारा गृह युद्ध की स्थितियाँ वो पैदा है वो हो सकती है, ठीक है। इसके 4 पॉइंट्स है वो रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इतना आप याद रखिए। और इसके अलावा जो बिल्कुल थोड़ा सा ब्रीफली रह गया, 20 मिनट्स का लेक्चर रह गया है, उसको हम और आगे डिस्कस करेंगे। इतना ही है आपके लिए आज के लिए। उसमें आप बॉक्स में जो 3 डेफिनेशंस है वो जरूर आप याद रखेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। एक तो था गृह युद्ध की, उसके अलावा जातीय, एथनिक क्या होते हैं, जातीय या एथनिक। दूसरा था गृह युद्ध क्या होता है। तीसरा बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यवाद, ठीक है। इन डेफिनेशन को आप अच्छे से कीजिए, ठीक है, उसमें दी हुई है। और इसके अलावा जो सत्ता की साझेदारी में 2 पॉइंट्स है, एक युक्तिपरक और नैतिक तर्क, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। उसमें लास्ट में बुक में लिखा हुआ है युक्तिपरक, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, युक्तिपरक और नैतिक तर्क। ये चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया, इसका 20 मिनट्स का लेक्चर होगा शायद, नेक्स्ट हम करेंगे, हो सकता है 50 मिनट्स का भी हो। इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, या आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बाद में, बाय, अपना ख्याल रखिए।